हेलो बच्चों, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले हम एनाटमी समझेंगे। एनाटमी इसकी काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज है क्लास फर्स्ट, और इसके बाद एक और क्लास होगी एनाटमी की, फिर हम फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। सिलेबस देख लीजिए, ये ऊपर वाला सिलेबस सेमेस्टर वाइज है। सेमेस्टर वाइज सिलेबस का है या न्यू सिलेबस का है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटमी, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। और नीचे वाला जो सिलेबस है वो ईयर वाइज ओल्ड सिलेबस है। इसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। नंबर बस अलग है। ऊपर वाला जो है यूनिट 3 है और नीचे वाला जो है वो यूनिट 8 है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एंड वाटर फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन द डाइट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लोग जिंदा हैं, उनको सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन द डाइट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। तो जो भी न्यूट्रिशन हमको मिलता है, हम फूड से लेते हैं, लिक्विड से लेते हैं, वाटर से लेते हैं। तो जितना भी फूड हम खाते हैं, जैसा भी हम खाते हैं, उसको ठीक वैसे ही यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है या नहीं होता है। दीज सब्सटेंस मस्ट बी ब्रोकन इन टू स्मॉलर पार्टिकल एंड कन्वर्टेड इन टू द एब्जॉर्बेबल मटेरियल बाय द प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। तो जो भी हम सब्सटेंस खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, वो जैसा हम खा रहे हैं वैसा का वैसा यूटिलाइज नहीं होता है। दीज सब्सटेंस मस्ट बी ब्रोकन। जो भी हम फूड खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ता है, और वो हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर पाए, उसमें जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर पाए, इतना छोटा उसको तोड़ना पड़ता है और इस प्रकार उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। अब ये जो फूड हमने खाया, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया, उसको एब्जॉर्ब होने लायक बनाया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। देन ओनली दीज सब्सटेंस कैन बी एब्जॉर्ब्ड into blood and distributed to various part of the body for utilization। तो जो भी हमने सब्सटेंस खाया उसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक किया गया, एब्जॉर्ब होने लायक बनाया, फिर इस प्रोसेस को डाइजेशन बोला। और ये जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल है, जो भी न्यूट्रिशन है, उसको एब्जॉर्ब किया गया है, वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या हो जाता है, और उसका फिर यूज़ किया जाता है या यूटिलाइजेशन किया जाता है। A normal young healthy adult consume about 1 kg of solid diet and about 1 to 2 liter of liquid diet in a day। जो नॉर्मल यंग एडल्ट हैं, अडल्ट एज में है जो भी नॉर्मली, वो लगभग 1 किलो 1 kg सॉलिड फूड लेते हैं लगभग, और 1 से 2 लीटर लिक्विड डाइट पर डे या एक दिन में लेते हैं। All these are subjected to digestive process before being absorbed into blood एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब जो भी हम ये खा रहे हैं, इसको पहले डाइजेस्टिव प्रोसेस से गुजरना होता है या डाइजेशन से गुजरना पड़ता है एब्जॉर्प्शन के पहले। उसके बाद ये एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, और उसके बाद हमारे बॉडी के जो वेरियस पार्ट हैं या टिश्यू है, सेल्स हैं, वहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उनका यूटिलाइजेशन होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम प्ले द मेजर रोल इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड सब्सटेंस। तो जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेशन में इम्पोर्टेंट या मेजर रोल यही प्ले करता है, डाइजेशन में और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन में। द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तो इंक्लूड। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के और क्या फंक्शन है या टोटल क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। वैसे हम फिजियोलॉजी में डिटेल में समझेंगे, पर अभी सुपरफिशियली देख लेते हैं। कंजम्पशन ऑफ फूड सब्सटेंस, इंजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी इंक्लूड है, तो माउथ के थ्रू हम लेते हैं। ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉल पार्टिकल, उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल टू डिफरेंट एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब जो डाइजेस्टिव एरिया है हमारा, अब जैसे डाइजेशन तो माउथ से भी शुरू हो जाता है, ठीक है, लेकिन जितना भी हम फूड खाते हैं सारा का सारा माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ सब्सटेंस हैं जो माउथ में भी डाइजेशन जिनका शुरू हो जाता है। फिर माउथ से ये ईसोफेगस के से होते हुए स्टमक में जाता है, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अलग अलग पार्ट में, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। Secretion of necessary enzyme and other substance for digestion
डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ नेसेसरी एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जो भी सब्सटेंस है या एसिड हो गया, जैसे कि एक नाम सुना होगा आपने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब ये एसिड है ना, एसिड का काम क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को डैमेज करना, डैमेज करने से मतलब है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो HCl हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक है वहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और जैसे आपने नाम सुना हुआ है ना कि एसिडिटी करके कभी कभी हो जाता है, तो वो जब हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है एक्चुअली, तो उस टाइम उसके हिसाब से HCl सिक्रेशन होता है, वो बताऊंगा मैं बाद में आपको। तो HCl सिक्रेशन होता है, आपने कुछ नहीं खाया तो एसिड कंटेंट ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से हमको एसिडिटी होती है। ठीक है, तो डाइजेशन तो काम है ही डाइजेस्टिव सिस्टम का, साथ ही साथ डाइजेशन में कुछ और प्रोसेस भी इंक्लूड होती हैं, ऐड होती हैं। ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का, एसिड का भी सिक्रेशन करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, जो भी न्यूट्रिशन हम, जो भी न्यूट्रिएंट हैं, मतलब जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, उनका एब्जॉर्प्शन करना। रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उसको बॉडी से रिमूव करने का काम भी डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेके एनस तक का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही कहलाता है। पार्ट्स देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा गया है इसको, GI ट्रैक्ट। गैस्ट्रो जो हमारा गैस्ट्रिक, माउथ से लेके समझ लो हमारे स्टमक तक है, उसके बाद इंटेस्टाइन कंटिन्यू होती है, तो इसलिए इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या जिसको GI ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसेसरी ऑर्गन विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एक तो जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है माउथ से लेकर एनस तक का, वो तो है, साथ ही साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन भी होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। GI ट्रैक्ट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ अप टू एनस विद द लेंथ ऑफ अबाउट 30 feet. इट इज़ ओपनड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन बोथ एंड। अब जो GI ट्रैक्ट है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, समझ लो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, कहीं से पतला है कहीं से चौड़ा है, लेकिन है एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर। तो GI ट्रैक्ट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ अप टू एनस। माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट है ये GI ट्रैक्ट है। इसकी लंबाई लगभग 30 फीट होती है, 30 feet, अगर इसको खोल के पूरा सीधा किया जाए तो। इट इज़ ओपन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन बोथ साइड, और ये दोनों एंड इसके जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन होते हैं, जैसे माउथ और एनस। पार्ट्स ऑफ GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कौन कौन से पार्ट हैं वो देख लेते हैं करके। माउथ, फेरिंग्स, इनको डिटेल में समझेंगे बाद में। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये GI ट्रैक्ट के पार्ट है, ध्यान रखिएगा। माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पोर्शन या एंड पार्ट होता है रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस होता है। तो ये GI ट्रैक्ट एक जो पूरा ट्यूब स्ट्रक्चर है वो है माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक, ध्यान रखना। अब ध्यान रखने के लिए क्यों बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एसेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ काम करने के लिए कुछ एडिशनल, कुछ एसेसरी ऑर्गन भी होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। टीथ, टंग, salivary gland, exocrine part of the pancreas, liver and gallbladder। तो GI ट्रैक्ट के जो भी ऑर्गन है उनको देख लेते हैं, उनके पार्ट्स को देख लेते हैं, एसेसरी ऑर्गन है उनको भी देख लेते हैं। माउथ से शुरू होता है GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, माउथ से लेके ईसोफेगस के बाद फिर नीचे देखिए स्टमक, ये पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्टमक के बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में देखिए रेक्टम है और नीचे एनस है। फिर एसेसरी ऑर्गन में हमारे जो टीथ है, टंग है, लीवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये एसेसरी और डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
कैसे करेंगे वो हम देखेंगे आगे। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसमें। ध्यान से देखिए, पहले लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर माउथ, ओरल कैविटी, फिर टंग है, वहाँ पे टीथ भी है, लिखा नहीं है। फिर उसके नीचे देखिए, पहले लेफ्ट साइड देख लेते हैं, फिर राइट साइड में समझते हैं। फिर नीचे लिखा है ईसोफेगस, या जिसको हम आहार नली के नाम से भी जानते हैं। उसके नीचे है लीवर, लीवर में ही एक गॉल ब्लैडर दिख रहा है आपको छोटा सा। फिर उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके अलग अलग पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब राइट साइड में आ जाइए, राइट साइड में आप देख रहे हैं वहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड लिखा है एकदम एक्सट्रीम राइट में, और उसके अंदर लिखा है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड मतलब क्या होता है, जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करती है, जो लार होती है उसको प्रोड्यूस करने का काम इनका रहता है, जिनको स्लाइवा को प्रोड्यूस करने का काम रहता है, हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। 3 है, पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। फिर उसके नीचे देखेंगे फेरिंग्स, स्टमक, स्टमक के पीछे साइड, क्योंकि देख नहीं रहा है यहाँ पे, स्टमक एंटीरियरली रहता है, उसके पोस्टीरियर साइड रहता है पेनक्रियाज, और स्टमक से लेटरल साइड में रहता है स्प्लीन, देखिए ध्यान से। फिर उसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, अब ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। ये जो नीचे उसके लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे जो लिखा हुआ है वो इसके पार्ट्स हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, सीकम, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, और उसके नीचे है एनस, और एनस एनल कैनाल है, उसके नीचे सबसे नीचे है एनस है, और एक बीच में दिख रहा है आपको अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है वहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं या अपेंडिक्स कहते हैं, इसको भी समझेंगे। तो एक एक करके डिटेल में समझते हैं, शुरू करते हैं माउथ से। द माउथ, जिसको ओरल या बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, द माउथ इज फॉर्म्ड बाय द चीक्स, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट एंड टंग। चीक यानी कि हमारे गाल से, हार्ड सॉफ्ट पैलेट, ये देखिए राइट साइड में टीथ के जस्ट नीचे हार्ड पैलेट, जो एंटीरियर पार्ट है वो हार्ड पैलेट है, उसके पीछे का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, और टंग, ये सब मिलके माउथ फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। द चीक्स फॉर्म the lateral wall of the oral cavity, externally covered by the skin and internally by the mucous membrane। जो cheeks है ये lateral wall बनाते हैं, जो हमारे गाल हैं माउथ का lateral wall बनाते हैं। आउटसाइड यानी बाहर की तरफ ये स्किन से कवर होते हैं, और इंटरनली ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द चीक्स एंड एट द लिप्स, द लिप्स आर फ्लैशी फोल्ड surrounded the opening of the mouth, covered externally by skin and internally by the mucous membrane। और जो एंटीरियर पोर्शन है यानी कि सामने की तरफ का पोर्शन है चीक्स का, गाल का, वो लिप्स पर एंड होता है, खत्म होता है। लिप्स जो है वो भी फ्लैशी फोल्ड होते हैं, सराउंडिंग बाय द ओपनिंग ऑफ द माउथ, और माउथ की ओपनिंग से सराउंडेड होते हैं। बाहर की तरफ ये भी स्किन से कवर होते हैं जो लिप्स हैं हमारे, और इंटरनली अंदर की तरफ ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। The oral cavity is space bounded externally by the cheeks and lips and internally by the gums and teeth। जो ओरल कैविटी है एक स्पेस है, एक जगह है जिसमें आउटर साइड बाहर की तरफ या एक्सटर्नली चीक्स यानी कि हमारे गाल होते हैं और हमारे लिप्स होते हैं, और इंटरनली यानी अंदर गम्स और टीथ होते हैं। द ओरल कैविटी प्रॉपर एक्सटेंड फ्रॉम गम्स एंड टीथ टू द फॉसेस। जो ओरल कैविटी है प्रॉपरली अगर हम देखें तो ये हमारे टीथ या जो हमारे गम्स मतलब मसूड़े होते हैं, दांत और मसूड़े से लेके पीछे फॉसेस तक जाती है। फॉसेस मतलब क्या है, ये देखिए आप डायग्राम में राइट साइड में लिखा हुआ है फॉसेस, FAUCES, फॉसेस जो एक नैरो पैसेज होता है, सकरी जगह होती है जहाँ से फूड अंदर जाता है, जो कि फेरिंग्स में खुलेगा। माउथ देखेंगे काफ़ी स्पेशियस है, उसके बाद ये सकरा होता है अंदर की तरफ, एक नली जो अंदर की तरफ जा रही है जहाँ से फूड अंदर जाएगा या हवा अंदर जाएगी, वो जो एरिया है, स्पेस है, उसको हम फॉसेस बोलते हैं। द ओरल कैविटी प्रॉपर एक्सटेंड फ्रॉम गम्स एंड टीथ टू द फॉसेस, तो गम्स और टीथ से शुरू होकर फॉसेस तक जा रही है, डायग्राम में देखते रहिए। द ओपनिंग बिटवीन ओरल कैविटी एंड द फेरिंग्स, फॉसेस मतलब क्या है, जो ओरल कैविटी और फेरिंग्स के बीच की जो ओपनिंग है उसको हम फॉसेस बोलते हैं।
द हार्ड पैलेट कौन सा एरिया है? द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। रूफ मतलब होता है छत, तो अगर हम देखें माउथ की छत क्या है? ऊपर वाला जो एरिया है, इसको हम रूफ बोलेंगे। तो हार्ड पैलेट क्या है? एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। जो रूफ है उसका एंटीरियर पोर्शन, सामने वाला जो पार्ट है, उसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है, सख्त होता है। इज फॉर्म्ड बाय मैग्जिली एंड पैलेटाइन बोन, इज कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। मैग्जिली और पैलेटाइन बोन से मिलकर बना होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो इसलिए आप देखेंगे जो आपके ऊपर वाला जो तालू होता है ये कड़क होता है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, नरम होता है। तो ये बोन से बना हुआ है और म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इट फॉर्म अ बोनी पोर्शन बिटवीन द ओरल एंड नेजल कैविटी। अब इसके ऊपर क्या है? नेजल कैविटी है। हार्ड पैलेट के ऊपर अगर हम सुपीरियरली बात करें तो हार्ड पैलेट के सुपीरियरली नेजल कैविटी है, नीचे ओरल कैविटी है। तो ये बीच का एक बॉर्डर हो गया है या पार्टीशन हो गया है। सॉफ्ट पैलेट की बात करते हैं। हार्ड पैलेट के पीछे पोस्टीरियरली, जरा सा पीछे आप देखेंगे डायग्राम में, हार्ड पैलेट के पीछे क्या है? सॉफ्ट पैलेट है। द सॉफ्ट पैलेट ये क्या है? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, रूफ का पोस्टीरियर पार्ट इज आर्क शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स। तो ये मस्कुलर पार्ट आगे वाला क्या है? बोनी, यानी कि थोड़ा हार्ड है, बोन से बना हुआ है। पीछे वाला जो पार्ट है या सॉफ्ट पैलेट जो है ये मस्कुलर पार्टीशन है, मसल्स से मिलकर बना हुआ है बिटवीन ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। सॉफ्ट पैलेट के नीचे वाला जो पार्ट है वो ओरोफेरिंग्स कहलाता है, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो नेजोफेरिंग्स कहलाता है। तो ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स के बीच में मस्कुलर एक पार्टीशन है जिसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। दैट इज लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है। हमने हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट की बात कर ली है। अब यूव्यूला जो होता है, पीछे देखिए एक सॉफ्ट पैलेट के पीछे एक मस्कुलर पोर्शन है छोटा सा, इसको यूव्यूला बोलते हैं। अ कॉनिकल मस्कुलर प्रोसेस कॉल्ड यूव्यूला हैंग फ्रॉम द फ्री बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के पीछे की तरफ ये हैंग यानी लटकता रहता है, यूव्यूला इसको बोलते हैं। ड्यूरिंग swallowing द सॉफ्ट पैलेट एंड यूव्यूला क्लोज ऑफ द नेजोफेरिंग्स सुपीरियरली एंड प्रिवेंट द सॉलिड फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटी। अब जैसे भी हमने बात की थी, जो सॉफ्ट पैलेट कहाँ पे है? नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में, ठीक है। तो सॉफ्ट पैलेट के ऊपर साइड, क्योंकि अब देखेंगे पीछे से ये ऊपर साइड खुला हुआ है, नेजल कैविटी में जाएगा, नोज में जाएगा। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, सॉलो करते हैं, निकल रहे हैं कुछ भी, तो जो सॉफ्ट पैलेट है और यूव्यूला ये क्या करते हैं? नेजोफेरिंग्स को बंद कर देते हैं ताकि जो फूड है वो ऊपर नेजल कैविटी में ना जाए। तो ड्यूरिंग swallowing द सॉफ्ट पैलेट एंड यूव्यूला क्लोज ऑफ द नेजोफेरिंग्स सुपीरियरली, ऊपर की तरफ, एंड प्रिवेंट सॉलिड फूड, और सॉलिड फूड जो भी हमने खाया है उसको रोकते हैं, एंड लिक्विड फ्रॉम इंटरिंग द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में जाने से रोकते हैं। अब टॉन्सिल्स की बात कर लेते हैं माउथ में। टॉन्सिल कितने प्रकार के हैं? तो मेनली 4 टाइप के टॉन्सिल होते हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। डायग्राम में देख के समझिए। फेरेंजियल, फेरिंग्स के पास में, फिर ट्यूबल टॉन्सिलर है, उसके पीछे पैलेटाइन टॉन्सिल है, और सबसे नीचे लिंगुअल टॉन्सिल है। लिंगुअल जो टर्म होती है या जो लिंगुला टर्म होती है, ये टंग के लिए यूज़ होती है, जीभ के लिए, टंग, जीभ या लिंगुला उसको बोलते हैं। तो लिंगुला के पीछे, तो इसलिए इसको लिंगुलर टॉन्सिलर बोला जाता है। द पैलेटाइन टॉन्सिल आर सिचुएटेड बिटवीन आर्क एंड द लिंगुअल टॉन्सिल आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द टंग। अब सलाइवरी ग्लैंड देखते हैं उसके बाद। सलाइवरी ग्लैंड मतलब क्या होता है? एक्चुअली सलाइवा, लार्ज इसको बोलते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड में फॉर्म होता है, बनता है और वहाँ पर स्टोर होता है, और जब भी नीड होती है तब वहाँ सारे सीक्रेट होकर हमारे माउथ में आ जाता है। मेनली देखिए आप, ये 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होती है, लेकिन एक और है माइनर ग्लैंड जिनको बोलते हैं। ये मेजर ग्लैंड है, एक्चुअली डिफरेंस है मेजर ग्लैंड और माइनर ग्लैंड में। मेजर ग्लैंड 3 है, कौन कौन सी? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। अब देखिए ये भी इनके नाम है, इनके लोकेशन के हिसाब से है। पैरोटिड ग्लैंड है, नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और सब लिंगुअल ग्लैंड है। देयर आर 3 पेयर ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड।
3 जोड़े में मेजर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में। तो 2 पैरोटिड है, 2 सबमैंडिबुलर है और 2 सबलिंगुअल है। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये डायग्राम में भी दिख रही है हमको। द पैरोटिड ग्लैंड आर लोकेटेड इंफीरियरली एंड एंटीरियरली टू द ईयर्स। कान के नीचे और आगे की तरफ सिचुएटेड होती है पैरोटिड ग्लैंड। बिटवीन द स्किन एंड मैसेटर मसल, मैसेटर मसल है और स्किन, इन दोनों के बीच में रहती है। मतलब ये एरिया में डायरेक्ट मसल नहीं है, पहले स्किन है, उसके पीछे पैरोटिड ग्लैंड है, फिर हमारी मैसेटर मसल होती है। अ पैरोटिड डक्ट फ्रॉम ईच कैरी द सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी अपोजिट द सेकेंड मैक्सिलरी मोलर टूथ। जो सेकेंड मोलर टूथ होता है हमारा ऊपर वाला, उसके पास। तो पैरोटिड ग्लैंड से पैरोटिड डक्ट निकलती है। डक्ट मतलब समझ लो एक पाइप निकलता है जो कि स्लाइवा को पैरोटिड ग्लैंड से हमारे माउथ, ओरल कैविटी, वेस्टिबल मतलब हमारा जो कैविटी वाला एरिया है, ओरल कैविटी में लेकर आता है, सेकेंड मैक्सिलरी या मोलर टूथ के पास। द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स आर फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। अब फ्लोर, जैसे अपन एक कमरे की बात करते हैं ना, अपन घर में है तो रूफ क्या है, ऊपर वाला एरिया जहाँ पे पंखा लटका हुआ है वो रूफ है। फ्लोर क्या है, जहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं नीचे की तरफ, वो फ्लोर है। तो जो सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट कहाँ पे था, ये रूफ में था, छत में था। अब सबमैंडिबुलर ग्लैंड आर फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर में यानी कि नीचे की तरफ है। दे ओपन वाया सबमैंडिबुलर डक्ट इनटू द ओरल कैविटी। और ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड से, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड से एक डक्ट या एक पाइप निकलता है जो कि ओरल कैविटी में ओपन होता है, और जो भी सलाइवा वहाँ पे बनेगा वो उस डक्ट के थ्रू, उस पाइप के थ्रू जाकर हमारे ओरल कैविटी में आता है। अब देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड को। द सबलिंगुअल ग्लैंड आर बेनेथ द टंग एंड सुपीरियर टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। बेनेथ मतलब होता है नीचे। तो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो टंग के नीचे है, देखिए टंग दिख रही है, उसके नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड है, और उसके पीछे की तरफ क्या है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड और टंग के बीच में जो है सबलिंगुअल ग्लैंड सिचुएटेड होती है। देयर सबलिंगुअल डक्ट ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ इन द ओरल कैविटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबलिंगुअल डक्ट निकल रही है सबलिंगुअल ग्लैंड से, जो कि माउथ के फ्लोर पर ही ओपन हो रही हैं, जीभ के नीचे ही ओपन होती हैं। तो ये जीभ के नीचे जहाँ पर ये सलाइवा आता है, ये यहीं से आ रहा है सबलिंगुअल ग्लैंड से। मैनी सलाइवरी ग्लैंड आर ओपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया शॉर्ट डक्ट टू द ओरल कैविटी। अब हमने मेजर ग्लैंड समझ ली हैं, अब बहुत सारी माइनर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, छोटी छोटी। तो मैनी स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड ओपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया शॉर्ट डक्ट टू द ओरल कैविटी विच आर लोकेटेड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लिप्स, चीक्स, पैलेट एंड द टंग। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी सलाइवरी ग्लैंड है वो टंग में, पैलेट में, चीक्स में, लिप्स में सिचुएटेड होती हैं, वहाँ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर सिचुएटेड होती हैं, और छोटी छोटी शॉर्ट डक्ट के थ्रू ओरल कैविटी में सलाइवा रिलीज करती हैं, सिक्रेट करती हैं। तो कुछ माइनर सलाइवरी ग्लैंड को भी देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए आप, सेकंड लास्ट नीचे से दूसरा माइनर सलाइवरी ग्लैंड आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो छोटी छोटी सी सलाइवरी ग्लैंड है, ये हमारे पूरे माउथ में सिचुएटेड होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में। Saliva secreted by the salivary gland consists of 99.5% water and 5% solutes, 0.5% solutes। तो जो saliva है उसमें 99.5% वाटर होता है और 0.5% solutes होते हैं, यानी कि उसमें कुछ मिला हुआ होता है। क्या क्या होता है इन सॉल्यूट्स में? सोडियम है, पोटेशियम है, क्रोमियम है, बाइकार्बोनेट है, हाई प्रेशर ऑक्सीजन है, सम डिजॉल्व्ड गैसेस हो गई है ना, एंड वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, म्यूकस इम्यूग्लोबुलिन है, ए है, लाइजोजाइम है जो कि बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम होता है, बैक्टीरिया को किल करने वाला एंजाइम होता है, और अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च पर एक्ट करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आलू अगर आप खाते हैं तो वो आपके उसका डाइजेशन जो माउथ से शुरू हो जाता है, वो अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च पर एक्ट करता है। स्लाइवेशन या जो स्लाइवा की प्रोसेस होती है, सिक्रेशन की प्रोसेस होती है, ये कंट्रोल होती है एएनएस द्वारा। एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। डेली अमाउंट ऑफ स्लाइवा वेरी कंसिडरेबली बट एवरेज 1000 ml to 1500 ml।
तो सलाइवेशन प्रोसेस जो है या सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा सिक्रेट होने की जो प्रोसेस है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। डेली का जो अमाउंट है सलाइवा का ये वेरी कर सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर अपन देखें तो 1 लीटर से 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सिक्रेट होता है। नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन प्रमोट कंटिन्यूस मॉडरेट सलाइवेशन that keeps the mucous membrane moist and lubricate the movement of the tongue and lips during speech। तो नॉर्मली क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन प्रमोट करता है लगातार सलाइवा सीक्रेट होता रहे। क्यों? क्योंकि ये तो म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्ट रखता है। अंदर की जो मेम्ब्रेन है, इनसाइड मेम्ब्रेन आप देखेंगे तो थोड़ी सी नमी इसमें बनी रहती है, लगातार म्यूकस मेम्ब्रेन में नमी बनी रहती है, तो ये नमी सलाइवा के थ्रू होती है। एंड लुब्रिकेट द मूवमेंट ऑफ द टंग एंड लिप्स ड्यूरिंग स्पीच, और साथ ही साथ हमारे टंग और लिप्स का जो मूवमेंट है उसके लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है, किसी भी सतह को चिकना रखना। जैसे आप देखते हैं ना कि कुछ मशीनों में ग्रीस डलता है, ऑयल डलता है लुब्रिकेशन के लिए, चिकनाई के लिए, ठीक वैसे ही सलाइवा हमारे माउथ में क्योंकि जब हम स्पीच हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स का, हमारी टंग का हम यूज़ करते हैं, इनमें मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट के लिए लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, और वो लुब्रिकेशन जो है सलाइवा से आता है। डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेटेड बॉडी स्टॉप्स सलाइवेशन टू कंजर्व वाटर, द रिजल्टिंग ड्राइनेस इन द माउथ कंट्रीब्यूट टू द सेंसेशन ऑफ थर्स्ट। जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो एक्चुअली काफ़ी जो सिस्टम है हमारे शरीर के, ये ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू मेंटेन होते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। जैसे कि एक एग्जांपल, आपने फूड कुछ खाया तो आप निगल रहे हैं जानबूझ के, वॉलंटरी एक्शन है, लेकिन जब आपके स्टमक तक जाता है, स्टमक के बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव हो रहा है, तो ये आप उसको अपनी इच्छा से मूव नहीं कर रहे हैं, इनवॉलंटरी एक्शन है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता रहता है। ठीक वैसे ही डिहाइड्रेटेड बॉडी जो है, अगर शरीर में पानी की कमी है, हाइड्रेशन नहीं है, तो ये स्लाइवेशन को रोक देते हैं। क्योंकि अब आपने देखा था कि 1 से 1.5 लीटर जो है सलाइवा एक दिन में सीक्रेट होता है। अगर शरीर में पानी की कमी है तो सलाइवरी ग्लैंड ऑटोमेटिकली, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ऑर्डर लेकर स्लाइवेशन के प्रोसेस को रोक देते हैं टू कंजर्व वाटर। क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी पहले ही हो रही है, तो ये कटौती करते हैं, तो ये वाटर को बचाने के लिए स्लाइवेशन प्रोसेस को रोक देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग ड्राइनेस इन द माउथ। अब स्लाइवेशन जब रुक जाएगा तो आपके माउथ में ड्राइनेस, सूखापन होता है, गला सूखता है, और जिसकी वजह से आपको प्यास का अनुभव होता है। द फील एंड टेस्ट ऑफ फूड आर पोटेंट स्टिमुलस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेशन वाया 2 सलाइवरी न्यूक्लियाई सुपीरियर एंड इन्फीरियर इन द ब्रेन स्टेम। अब जब भी कोई फूड आप उसको टेस्ट करते हैं या उसका फील लेते हैं, आप सोचते हैं उस फूड के बारे में, आपको हल्की सी उसकी खुशबू आ गई उस फूड की, कहीं कुछ अच्छा बन रहा है, और या आपने उसको खाया कोई फूड को, तो ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड के पोटेंट स्टिमुलेटर हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड को, सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और सलाइवा सिक्रेशन होने लग जाता है। तो कई बार आप देखें ना, मुंह में पानी आ गया कोई चीज़ को देख के, वो इसीलिए होता है। द स्मेल, साइट, साउंड और थॉट ऑफ फूड may also stimulate secretion of saliva. Saliva continue to be secreted heavily for some time after food is swallowed. फूड की खुशबू, फूड को देखना, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में सोचना। मास्टर शेफ देख के बहुत सारे लोग सलाइवा सिक्रेशन करते रहते हैं। तो फूड के बारे में आप स्मेल करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो ये भी सलाइवा के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है। सलाइवा कंटिन्यू टू बी सिक्रेटेड हैवीली फॉर सम टाइम आफ्टर फूड इज सॉल्वड। जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद भी सलाइवा सिक्रेशन होता रहता है कुछ समय के लिए। मतलब सलाइवा सिक्रेशन तो वैसे हमेशा ही होता रहता है, लेकिन हैवीली सिक्रेशन जो है वो थोड़ी देर समय के लिए होता है, जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद भी। अब बात करेंगे हम टंग के बारे में। द टंग इज एन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। टंग क्या है? एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि स्केलेटल मसल से बनी हुई है। स्केलेटल मसल हमारी वॉलंटरी मसल होती हैं। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक।
आप उसको अपने मुंह इच्छा से घुमा सकते हैं। द टंग इज एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन से ये कवर होती है। द टंग टुगेदर विथ इट्स एसोसिएटेड मसल फॉर्म द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। टंग उसकी जो एसोसिएटेड मसल होती है, साथ में जुड़ी हुई मसल होती है, उसके साथ ओरल कैविटी का फ्लोर बनाते हैं। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ टंग। टंग के कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, रूट। रूट मतलब होती है जड़, जहाँ से कोई पेड़ उगता है, ठीक वैसे ही टंग जहाँ से वो शुरू होती है तो रूट है। टिप है या अपेक्स जिसको हम बोलते हैं कोना, और बॉडी, ये तीन पार्ट टंग के होते हैं। डायग्राम में समझ लेते हैं। ये रूट है, नीचे वाला पार्ट है, ऊपर बॉडी है, और जो टिप है, कोना है, लास्ट वाला जो हम फ्रंट में दिखता है वो टिप कहलाता है। टंग टिप, जैसे बोलते ना कोई चीज़ जहाँ टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। और ये जो टंग है इसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं लिंगुला। अब बात करते हैं मसल्स ऑफ द टंग। टंग में कितनी मसल्स होती हैं उसके बारे में। अ मिडल फाइब्रस सेप्टम डिवाइड द टंग इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। अब आप अपनी टंग को उठा के जब देखेंगे नीचे की तरफ, या जो इन्फीरियर पार्ट है उसको देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बीच में एक लाइन है। जो लाइन है उस लाइन को हम बोलते हैं सेप्टम, मिडल फाइब्रस सेप्टम। ये क्या करता है, टंग को लेफ़्ट और राइट में डिवाइड करता है। जैसा हमने नोज़ में देखा था सेप्टम था, तो लेफ़्ट और राइट नेज़ल कैविटी में डिवाइड कर रहा था, ठीक वैसे ही टंग में मिडल फाइब्रस सेप्टम है जो कि टंग को लेफ़्ट और राइट हाफ में डिवाइड करता है। ईच हाफ कंटेन 4 इंट्रिंसिक एंड 4 एक्सट्रिंसिक मसल। और जो एक हाफ है या जो दोनों हाफ है उनमें 4 इंट्रिंसिक या 4 एक्सट्रिंसिक मसल होती हैं। इंट्रिंसिक मसल देख लेते हैं। सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल, ये 4 इंट्रिंसिक मसल हैं। एक्सट्रिंसिक मसल जेनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस और पैलेटोग्लॉसस। तो 4 ईच हाफ में, हर हाफ में 4 इंट्रिंसिक और 4 एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं। तो इसमें हमको 4 एक्सट्रिंसिक और 2 इंट्रिंसिक मसल्स दिख रही हैं। सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल और इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल ये इंट्रिंसिक मसल हैं, अंदर वाली मसल्स हैं। इसके अलावा पैलेटोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस और जेनियोग्लॉसस, ये 4 एक्सट्रिंसिक मसल हैं। अभी देखिए जेनियोग्लॉसस जो है सबसे नीचे दिख रही है, ये टंग के लोअर पार्ट से अटैच होती है। इसका कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन भी है, वो हम आगे देखेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। तो सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल फिर से देख लेते हैं। इन्फीरियर लॉन्जिट्यूडनल ये इंट्रिंसिक मसल है, अंदर वाली मसल्स हैं। फिर एक्सट्रिंसिक बाहरी मसल्स जो हैं उसमें है पैलेटोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस और जेनियोग्लॉसस। तो लास्ट स्लाइड में हम 2 इंट्रिंसिक मसल नहीं देख पाए थे, वो इसमें देख रहे हैं, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। अब बात करेंगे नर्व सप्लाई की। ऑल इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स एक्सेप्ट द पैलेटोग्लॉसस आर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लॉसल नर्व। पैलेटोग्लॉसस जो मसल्स थी उसको छोड़ के जितनी भी मसल्स हैं
टोटल 8 है, जिनमें से पैलेटोग्लॉसस को हटा दें तो 7 बचती हैं। तो इनको सप्लाई करती है हाइपोग्लॉसल नर्व। द पैलेटोग्लॉसस इज सप्लाइड बाय द क्रेनियल रूट ऑफ द एसेसरी नर्व। जो एसेसरी नर्व का क्रेनियल रूट है वो पैलेटोग्लॉसस नर्व मसल को सप्लाई करता है। लिंगुअल फेरिनुलम, ये देखेंगे टंग जब हम ऊपर करते हैं तो एक लाइन टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, जो कि नीचे फ्लोर से चिपका हुआ होता है। ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि कोई अगर बिल्डिंग है या कोई स्ट्रक्चर है, उसको हमने ऊपर से बांध रखा है और नीचे फ्लोर से बांध रखा है ताकि वो दूसरी तरफ पलट के ना गिरे। ठीक है। द लिंगुअल फेरिनुलम इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन द मिड लाइन ऑफ द अंडर सरफेस ऑफ द टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड एड इन लिमिटिंग द मूवमेंट ऑफ द टंग पोस्टीरियरली। तो ठीक वही काम इधर लिंगुअल फेरिनुलम का है। क्या है ये? म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ फोल्ड है जो कि मिड लाइन पे सिचुएटेड होता है टंग के नीचे की तरफ और अटैच होता है माउथ के फ्लोर से। और ये जो लिंगुअल फेरिनुलम है ये टंग के मूवमेंट को लिमिट करता है, मतलब एक लिमिट में रखता है। अगर ये लिंगुअल फेरिनुलम नहीं होगा या कटा होगा तो ये टंग है पोस्टीरियरली पीछे हमारे फेरिंग्स तक जा सकती है अंदर। टेस्ट बड्स, द सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट और गस्टेटरी सेंसेशन आर द टेस्ट बड्स। टेस्ट या गस्टेटरी सेंसेशन के लिए जो ऑर्गन है वो है टेस्ट बड्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं जिनमें से आई और ईयर, इनका जो सेंस है वो तो उनके नाम से हमको समझ में आ जाता है, विज़न है और हियरिंग है। फिर स्किन, इसका काम क्या है? टैक्टाइल सेंसेशन, टच वाला। टेस्ट, इसको हम बोलते हैं गस्टेटरी सेंसेशन। स्मेल का ऑल्फैक्टरी सेंसेशन उसके नर्व के नाम पे है, लेकिन ये इसकी नर्व के नाम पे नहीं है इसलिए थोड़ा सा नाम अलग है, इसको याद रख लेना है आपको। गस्टेटरी सेंसेशन यानी कि टेस्ट सेंसेशन की बात हो रही है। फिर द नंबर इज़ मोर इन चिल्ड्रन, जो टेस्ट बड्स हैं इनके जो नंबर्स हैं, क्वांटिटी है, बच्चों में ज़्यादा होती है। इन ओल्ड एज many taste buds degenerate and sensitivity of taste become less। एज के साथ या ओल्ड एज में जो टेस्ट बड्स है ये डीजेनरेशन इनमें होना शुरू हो जाता है। डीजेनरेशन मतलब क्या होता है कि हम जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं क्षय होना। धीरे 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 समय के साथ उनकी एज पूरी हो जाती है तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो एज के साथ टेस्ट बड्स डीजेनरेट होने लग जाती है, इसलिए ओल्ड एज पर्सन को टेस्ट ज़्यादा समझ में नहीं आता है या उनको आभास नहीं होता है या वो सेंस नहीं कर पाते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट बिकम लेस, या जो टेस्ट सेंसिटिविटी है वो कम होती जाती है एज के साथ। अब ये डायग्राम है टंग का, इसमें ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे से ये कुछ मॉलिक्यूल्स टाइप ये बने हुए हैं, ये सब टेस्ट बड्स कहलाती हैं। अब लेफ़्ट साइड वाले डायग्राम में देखेंगे इसमें अलग अलग साइज़ की टेस्ट बड्स बनी हुई हैं। एक्चुअली ये अलग अलग टाइप के टेस्ट के लिए होती है और ये टेस्ट बड्स हैं। राइट साइड में देख रहे हैं आप, उसको जूम करके हम देख रहे हैं। प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन, द प्राइमरी और फंडामेंटल टेस्ट सेंसेशन आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप के होते हैं। पहला है स्वीट। प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन यानी कि हमको कितने प्रकार का टेस्ट होता है या आता है। प्राइमरी ये 4 प्रकार के होते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं फंडामेंटली ये 4 प्रकार के टेस्ट हमको होते हैं। स्वीट, सॉल्टी, मीठा लगेगा, नमकीन लगेगा, सौर, खट्टा लगेगा या कड़वा। अब ये जो आपने टंग का डायग्राम देखा था उसमें अलग अलग टाइप की टेस्ट बड्स दिख रही थी, तो उनके टेस्ट सेंसेशन के हिसाब से ये अलग अलग होती हैं। जो टिप ऑफ द टंग यानी कि सबसे आगे होती हैं वहाँ पर हमारी स्वीट टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स होती हैं, जहाँ हमको आभास कराती हैं या परसेप्शन कराती हैं स्वीटनेस का। उसके पीछे है सॉल्टी, फिर सॉर और बिटर।
इसलिए कोई भी कड़वी चीज़ खाते हैं तो आपको गले में ही लगता है, अंदर पीछे की तरफ कड़वा लग रहा है, गला कड़वा हो जाता है। टीथ यानी कि दांत। द टीथ और डेंटिस आर एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ द एल्वुलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला। अगर हम देखें हमारी फेशियल बोन को, तो जबड़े की बोन होती है, नीचे वाली जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं मैंडिबल, और जो ऊपर वाली बोन है जहाँ पे हमारे अपर टीथ, ऊपर वाले जो दांत सिचुएटेड होते हैं, वो होता है मैक्सिला। तो दांत या जो टीथ है ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जो कि मैंडिबल और मैक्सिला में कुछ सॉकेट होते हैं। सॉकेट समझ लीजिए जैसे अपन बोलते हैं ना खांचे, जैसे एक एग ट्रे होती है या आइस ट्रे होती है, तो उसमें सॉकेट होते हैं जिसमें हम पानी भर देते हैं, फिर वो आइस बन जाता है। तो जो ब्लैंक स्पेस होता है, खांचा जो होता है, उसको सॉकेट बोलते हैं। तो ऑर्गन लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ एल्वुलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला। मैक्सिला और मैंडिबल जो बोन है उनकी एल्वुलर प्रोसेस या जो एरिया होता है, वहाँ पर सॉकेट होते हैं जहाँ पर ये दांत या टीथ सिचुएटेड होते हैं। द एल्वुलर प्रोसेस आर कवर्ड बाय जिंजिवी या गम्स, या हम इनको गम्स बोलते हैं, मसूड़े बोलते हैं। तो एल्वुलर प्रोसेस जो है वो कवर होती है गम्स से, विच एक्सटेंड स्लाइटली इनटू ईच सॉकेट। अब डायग्राम देख लेते हैं एक बार तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ऊपर से शुरू करते हैं। पहले राइट साइड में देखिए क्राउन, नेक और रूट। ये टीथ है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये इनके नाम नहीं है, इनको अपन ने पोर्शन डिवाइड किया हुआ है। जैसे अपर लिम, लोअर लिम होता है, ठीक वैसे ही अगर हम टीथ में बात करें तो ऊपर का जो एरिया है क्राउन, गम्स के ऊपर वाला एरिया क्राउन है। फिर गम में जितना एरिया है उसको बोलते हैं नेक, और बोन से लेकर नीचे तक जितना भी एरिया गया हुआ है दांत का उसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है, राइट साइड में देख लिया। लेफ्ट साइड में देखिए सबसे ऊपर की जो परत है, आउटर लेयर है, उसको बोलते हैं एनेमल। यही डैमेज होती है ऊटपटांग चीज़ें खाने से। तो एनेमल है, उसके नीचे जो है जो डेंटिन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड होता है, सॉलिड होता है। उसके नीचे दिख रहा है पल्प चैम्बर, इसमें पल्प भरा हुआ होता है। जब आपको ये कंडीशन होती है ना जिसमें हम बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, वो कुछ इन्फेक्शन जो है ये एनेमल को डैमेज करके, डेंटिन को डैमेज करके पल्प चैम्बर तक आ जाता है, उसको दांत पे कीड़ा लगना बोलते हैं। तो एनेमल, डेंटिन, पल्प चैम्बर, उसके बाद देखिए गम है, फिर उसके बाद है रूट कैनाल। जो हमारा रूट होता है वो एक कैनाल फॉर्म में होता है, यहाँ पे सुरंग फॉर्म में होता है, इसलिए इसको रूट कैनाल बोलते हैं। फिर सेमेंट्रियम और पेरिडोंटल बोन, नर्व एंड ब्लड वेसल। तो कभी कभी आपने दांत जब आपका काफ़ी दर्द होता है, दुखता है, तो आप एक ट्रीटमेंट लेते हैं जिसको बोलते हैं रूट कैनाल थेरेपी। वो इसको ही ड्रिल करके एनेमल निकालते हैं, डेंटिन निकालते हैं, आपका पल्प जो है इन्फेक्टेड उसको निकाल देते हैं। रूट कैनाल थेरेपी में इसको ड्रिल करके अंदर इसमें जो भी उनका पेस्ट रहता है वो भर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। और जो येलो कलर की दिख रही है नर्व है, इस नर्व के सेंसेशन की, नर्व स्टिमुलेशन की वजह से हमको पेन का सेंसेशन आता है, तो उसको ड्रिल करके इसमें इसको फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर नर्व सप्लाई जो है या इस एरिया की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, तो हमको पेन फील नहीं होता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया है टीथ का। अब आगे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। द सॉकेट आर लाइन्ड बाय द पेरिडोंटल लिगामेंट और मेम्ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ डेंस फाइबर टिश्यू दैट एंकर द टीथ टू द सॉकेट वॉल्स। अब जो सॉकेट वॉल है हमारी, उसमें पेरिडोंटल लिगामेंट की मेम्ब्रेन होती है, सतह एक परत होती है जो कि काफ़ी डेंस फाइबर से मिलकर बनी होती है। इसका काम क्या है? ये टीथ को सॉकेट में फंसा कर रखती है, मजबूती का काम या मजबूती प्रदान करती है। स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ हैव 3 मेजर रीजन ऑफ अ टिपिकल टूथ आर। अब जो टूथ का स्ट्रक्चर है उनको हमने 3 एरियो में डिवाइड किया है या 3 रीजन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले क्राउन जो कि विजिबल पार्ट है, जो दिखता है ऊपर से। फिर रूट है जो कि अंदर सबसे नीचे है, और नेक जो कि क्राउन और रूट के बीच का पार्ट है, कॉन्स्ट्रक्टेड जंक्शन ऑफ द रूट एंड क्राउन। अब फिर से डायग्राम देखिए। सबसे ऊपर एनामल है, उसके नीचे डेंटिन है, फिर अंदर पल्प है, पल्प के नीचे सेमेंटम और पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन जो अभी अपन ने बात करी थी, लिगामेंट की एक मेम्ब्रेन होती है जो कि टूथ को सॉकेट में जकड़ कर रखती है, पकड़ कर रखती है, और उसके नीचे नर्व सप्लाई एंड ब्लड।
फिर क्राउन और रूट इसमें दिख रहा है हमको विजिबल। इंटरनली द डेंटिन, अब डेंटिन समझ लेते हैं क्या है। एनेमल है, एनेमल के नीचे डेंटिन है। इंटरनली डेंटिन कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू गिव द टूथ इट्स बेसिक शेप एंड रिजिडिटी। जो डेंटिन है ये टूथ को, दांत को उसका जो बेसिक शेप है वो प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ रिजिडिटी यानी कि कड़कपन जो है वो प्रोवाइड करता है। द डेंटिन ऑफ द क्राउन इज कवर्ड बाय एनेमल। क्राउन यानी ऊपर वाला जो पार्ट है उसका जो डेंटिन है वो एनेमल से कवर्ड होता है। द डेंटिन ऑफ द क्राउन इज कवर्ड बाय एनेमल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और जो कि बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। अब बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। द बक्कल कैविटी लीड्स इनटू द फेरिंग्स। बक्कल कैविटी हमारी जो ओरल कैविटी है उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स में भी 3 पार्ट हैं, तो कौन सा पार्ट? ओरोफेरिंग्स। नोज के पीछे या नेजल कैविटी के बाद है नेसोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के बाद है ओरोफेरिंग्स। तो बक्कल कैविटी ओरोफेरिंग्स में ओपन होती है, विच नॉट ओनली एक्ट एज अ पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू द ईसोफेगस डाउनवर्ड बट ऑल्सो एक्ट एज अ रिसीविंग चैम्बर फॉर नेजल कैविटी एंड स्टेचियन ट्यूब फ्रॉम द मिडिल ईयर। तो ये जो ओरोफेरिंग्स है, फेरिंग्स का पार्ट, ये सिर्फ फूड पैसेज का काम नहीं करती है, मतलब सिर्फ यहाँ से फूड नहीं जा रहा है, जबकि नेसोफेरिंग्स या जो नेजल कैविटी है उधर से भी एयर यहाँ पे आती है। और स्टेचियन ट्यूब जो है मिडिल ईयर से कंटिन्यू होती है, वहाँ पर भी वो भी इससे कनेक्टेड होती है और एयर प्रेशर मेंटेन करके रखती है कान में। फ्रॉम दिस कैविटी वन पैसेज लीड्स टू ईसोफेगस वाइल अदर लीड्स टू ट्रेकिया। अब फेरिंग्स के इस पार्ट से एक पोर्शन चला जाता है ट्रेकिया में एंटीरियर साइड, और एक पार्ट जो है वो जाता है पोस्टीरियर साइड यानी ईसोफेगस में कंटिन्यू होता है। अब फेरिंग्स की एनाटॉमी देख लेते हैं एक बार। वो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के पीछे वाला जो पार्ट है वो नेजोफेरिंग्स है। ओरल कैविटी के पीछे वाला जो पार्ट है वो ओरोफेरिंग्स है, और लैरिंग्स के पीछे वाला जो पार्ट है वो हाइपोफेरिंग्स है। ये तीनों पार्ट जो है वो फेरिंग्स के हैं। एरिया के हिसाब से इनका नाम अलग अलग है। नोज़ के पीछे नेजो, ओरल के पीछे ओरो, और हाइड बोन के पीछे हाइपोफेरिंग्स अपन बोल सकते हैं। द फेरिंग्स एक फनल शेप्ड ट्यूब है। फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द नोज, नोज से एक्सटेंड होती है, शुरू होती है, टू द ईसोफेगस पोस्टीरियरली, और एंड होती है कहाँ तक? ईसोफेगस तक। ईसोफेगस पोस्टीरियर साइड में है, एंड द लैरिंग्स एंटीरियरली, और आगे की साइड यानी कि एंटीरियर साइड में लैरिंग्स होती है। इट हैज़ बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, और फेरिंग्स दोनों फंक्शन इसके हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है क्योंकि इसके थ्रू एयर भी सर्कुलेट होती है, पास होती है, और डाइजेस्टिव फंक्शन भी है क्योंकि इसके थ्रू फूड भी पास होता है। अब बात करते हैं ईसोफेगस से आहार नली के बारे में। ईसोफेगस इज अ कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब दैट लाइज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। अब ईसोफेगस क्या है? कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब है। ये मसल्स से मिलकर बनी हुई है, मसल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, जो कि 25 सेंटीमीटर की इसकी लगभग लंबाई होती है, और ट्रेकिया के पीछे होती है। अब कोलैप्सिबल यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें देखा था ट्रेकिया जो है ये कोलैप्स नहीं होता है। ये जो ट्यूब है ट्रेकिया की, ये काफ़ी रिजिड होती है, कड़क होती है, और ये कोलैप्स नहीं करती है, ये आपस में चिपकती नहीं है। बिगिनिंग एट द इंफीरियर एंड ऑफ द लैरिंजोफेरिंग्स, इसकी शुरुआत कहाँ होती है? लैरिंजोफेरिंग्स के इंफीरियर पार्ट, जहाँ पर लैरिंजोफेरिंग्स या जो फेरिंग्स का एंड पोर्शन है, नीचे वाला इंफीरियर पोर्शन है जहाँ पर ख़त्म होता है, वहाँ से ईसोफेगस शुरू होता है। इट पासेस थ्रू द मीडियस्टिनम एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम, और ये नीचे की तरफ जाता है ईसोफेगस। सामने की तरफ मीडियस्टिनम है यानी हमारा चेस्ट वाला पार्ट है, और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। देन इट पियर्स diaphragm through an opening called esophageal hiatus and end in the superior portion of the stomach। अब ये ईसोफेगस कंटिन्यू हुआ थोरेसिक कैविटी से। अब थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, जो कि थोरेक्स के ऑर्गन को थोरेक्स में प्लेस करके रखता है और एब्डोमन के ऑर्गन को एब्डोमन में प्लेस करके रखता है। ये ऑर्गन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं जा पाते हैं। अब जो ईसोफेगस है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है, एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल हियाटस। उस ओपनिंग से ईसोफेगस निकलता है और सुपीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक
में ये अटैच होता है, जुड़ता है, और फिर यही जो ईसोफेगस है ये कंटिन्यू होकर स्टमक का साइज या स्टमक का आकार लेता है। हियाटस हर्निया इज अ कंडीशन व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्टमक प्रोट्रूड अबाउ द डायफ्राम थ्रू द ईसोफेजियल हियाटस। अब एक ये डिसीज़ है या एक कंडीशन है जिसको हम हियाटस हर्निया बोलते हैं। अब हर्निया एक्चुअली क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसमें ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑर्गन की जो सिचुएशन है उसकी जो जगह है उससे खिसक जाता है, हट जाता है, उस कंडीशन को हर्निया बोलते हैं। हियाटस हर्निया क्या हुआ कि जो पार्ट, जो ईसोफेगस का जो पार्ट एब्डोमेन में रहता है वो अगर डिस्प्लेस होकर ऊपर की तरफ आ गया, डायफ्राम को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ गया, तब इस कंडीशन को हम ईसोफेजियल हियाटस बोलते हैं। एक बार डायग्राम देखते हैं। देखिए सबसे ऊपर फेरिंग्स है, फिर उसके बाद ईसोफेगल और फेरिंग्स का जो जंक्शन है वहाँ से ईसोफेगस शुरू हुआ। ये पोस्टीरियर साइड में है, एंटीरियर साइड में ट्रेकिया है। अब जो ट्रेकिया है देखिए इसमें रिंग्स बने हुए हैं, ये काफ़ी कड़क स्ट्रक्चर होता है, आप टच करके देख सकते हैं ट्रेकिया को, तो आप पाल्पेट भी कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, काफ़ी कड़क रहता है। और इसके जस्ट पीछे जो है वो ईसोफेगस है। तो ट्रेकिया कोलैप्स नहीं करता लेकिन ईसोफेगस कोलैप्स कर सकता है क्योंकि ये मस्कुलर लेयर है उससे बना हुआ है। फिर ईसोफेगस कंटिन्यू हुआ, इसके आगे ट्रेकिया है या जो चेस्ट का पार्ट होता है इसको मीडियस्टर्नम बोलते हैं, और पीछे की तरफ जो है वो वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। फिर ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आता है, फिर ये देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है एक जगह डायफ्राम, एक लेयर बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है। ये डायफ्राम है जो थोरैक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करता है। ईसोफेजियल हियाटस एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू फिर ये ईसोफेगस एब्डोमेन वाले पोर्शन में इंटर करता है और यहाँ से फिर ये स्टमक के रूप में कंटिन्यू होता है। At each of the esophagus, the muscularis becomes slightly more prominent and form two sphincters, the upper esophageal sphincters and lower esophageal sphincter. अब ईसोफेगस के दोनों एंड, अपर एंड लोअर एंड पर मसल्स जो है थोड़ी प्रोमिनेंट होती है और दो स्पिंटर्स बनाती हैं। ये समझ लीजिए जैसे हार्ट में वॉल्व होते हैं जो कि इंट्री एग्जिट का ध्यान रखते हैं या जो ब्लड फ्लो होता है उसको कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक वैसे ही ईसोफेगस में स्पिंटर्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल, जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बने हैं और रेगुलेट करते हैं फूड की एंट्री को इनटू द ईसोफेगस फ्रॉम फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस में आना, एंड इनटू द स्टमक रिस्पेक्टिवली। मतलब ईसोफेगस का जो लोअर एंड है उधर से स्टमक में जाने के लिए और फेरिंग्स से ईसोफेगस में आने के लिए इसको एक कंट्रोल करके रखते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। ईसोफेगस देखिए एक बार फिर से, लेफ्ट साइड में देखेंगे ईसोफेगस है, लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और राइट साइड में देखिए फिर फेरिंग्स के बाद अपर ईसोफेजियल स्पिंटर, ये एंट्री को रेगुलेट करते हैं, फूड एंट्री को, जो भी हम खाते या पीते हैं उसको। स्टमक, द स्टमक इज अ मस्कुलर बैग, या जिसको हम आमाशय बोलते हैं। द स्टमक इज अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। इट इज कनेक्टेड अबाउट टू द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड बिलो टू द ड्यूडिनम। अब स्टमक क्या है, मस्कुलर बैग है एंड वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। जो जीआई ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्यूब है माउथ से लेकर एनस तक की, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट है और सबसे ज़्यादा डिस्टेंसिबल, यानी कि सबसे ज़्यादा ये फैल सकता है, इलास्टिसिटी इसमें बहुत होती है और बहुत ज़्यादा फैल सकता है, डिस्टेंसिबल पार्ट है। इट कनेक्टेड अबाउट टू द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड बिलो टू द ड्यूडिनम। अपर एंड में ये ईसोफेगस से कनेक्टेड है और नीचे लोअर एंड में ये ड्यूडिनम से कनेक्ट होता है। इट एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अभी जो स्टमक है ये एक फूड के रिजर्वायर, जहाँ पर फूड रिजर्व रहता है, तो फूड के रिजर्वायर जैसा भी एक्ट करता है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। क्योंकि आपको शायद याद होगा 12th का थोड़ा सा, इसमें HCl गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि HCl सिक्रेट करती हैं और डाइजेशन में हेल्प करती है, फूड ब्रेकडाउन में हेल्प करती हैं। द स्टमक हैज़ 4 मेन रीजन, मेनली 4 रीजन होते हैं, वैसे 5 हैं, मेनली 4 रीजन होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। देखिए ऊपर से ये ईसोफेगस आया है, ईसोफेगस जहाँ ईसोफेगर और स्टमक जहाँ पे कनेक्टेड है, बीच वाला जो पार्ट है वो कार्डिया है।
ऊपर वाला अपर एंड जो है उसको हम बोलते हैं फंडस, बाकी जो पार्ट है वो बॉडी है, उसके बाद एंट्रम है और पाइलोरस। लोकेशन देख लेते हैं। द स्टमक लाइज ऑब्लिकली इन द अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। अगर आप एब्डोमेन के बारे में बात करते हैं, जैसे थोरेक्स, उसके नीचे डायफ्राम और उसके नीचे वाला पूरा पार्ट है एब्डोमेन। तो कहाँ पे सिचुएटेड है ये? अपर और लेफ्ट पार्ट में, ऊपर की साइड लेफ्ट, यानी आपके लेफ्ट हैंड के नीचे या हार्ट के नीचे, लेफ्ट लंग के नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पर स्टमक सिचुएटेड होता है। ऑक्यूपाइंग एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अब जो एब्डोमेन है इसको 9 क्वाड्रेंट, 9 टुकड़ों में हमने बांटा हुआ है पढ़ने के हिसाब से। उस हिसाब से इनके नाम भी दिए गए हैं, एपिगैस्ट्रिक है, अम्बिलिकल है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। तो ये एक्चुअली आपको जब दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि किन किन रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। आप गूगल करके एक बार जरूर देखिएगा इनको, 9 क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। तो उनमें से एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को ऑक्यूपाई करता है। मोस्ट ऑफ इट लाइज अंडर कवर ऑफ द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड रिब्स। जो लेफ्ट हमारा चेस्ट होता है, कोस्टल मार्जिन यानी जो रिब्स होती हैं उसके अंदर या उसके नीचे या उसके पीछे पोस्टीरियर साइड में स्टमक लाई करता है। व्हेन एम्प्टी द स्टमक इज समवट जे शेप्ड। और जब हमारा स्टमक खाली होता है, हम कुछ खाते पीते नहीं है, खाली है एकदम, तो वो जे शेप का हो जाता है या जे शेप का रहता है। अब देखते हैं लोकेशन। ये डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करके दिखाया है ताकि आपको दूसरे जो ऑर्गन है वो भी समझ में आ पाएँ। तो ये आपको, आपके सामने कोई खड़ा है, आपके सामने की तरफ आमने सामने है, एकदम समझ लो फेस आपके सामने है, तो उसका राइट आपका लेफ्ट है, उस हिसाब से देखना। तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, उसके नीचे देखिए स्टमक है, लेफ्ट साइड में है बॉडी के। इसके ऊपर साइड अगर अपन देखते हैं तो ये लेफ्ट कोस्टल मार्जिन यानी हमारी जो लेफ्ट रिब्स होती हैं वो होती हैं। स्टमक है, स्टमक से लगा हुआ जस्ट उसके लेटरल साइड में देखिए, लेफ्ट लेटरल साइड में स्प्लीन है। स्टमक के पीछे जो लाइट ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है वो पैनक्रियाज है। स्टमक के राइट साइड में लीवर दिख रहा है आपको। लीवर 2 लोब में डिवाइड होता है, जैसे हमने देखा था लंग्स में लोब होते हैं, वैसे ही लीवर में भी लोब होते हैं। तो लीवर में 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो जो लेफ्ट लोब है वो ऑलमोस्ट स्टमक के ऊपर ही होता है। फिर उसके पीछे देखो आपको बाइल डक्ट भी दिख रही है जो गॉल ब्लैडर से निकलती है, बाइल सिक्रीशन का काम करती है। फिर उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबसे नीचे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, और एक लेफ्ट राइट और अपर साइड में आपको दिख रहा है कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। द स्टमक इज़ वेरी डिस्टेंसिबल ऑर्गन। ये बहुत ही डिस्टेंसिबल, बहुत ही फैलने वाला ऑर्गन है, फ्लेक्सिबल है। इट इज़ अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लंबा है। एंड मीन कैपेसिटी इज़ 1 आउंस, 30 ml की इसकी कैपेसिटी होती है जन्म के समय, बर्थ के समय। और 1 लीटर हो जाती है, लगभग 1 लीटर हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम पे, 14-15 साल की एज में। और जब एडल्ट एज में आते हैं तब इसकी कैपेसिटी हो जाती है 1.5 से 2 लीटर तक की, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। डिपेंड करता है हाइट हेल्थ पे भी, हेल्थ नहीं एक्चुअली हाइट पे डिपेंड करता है। द पाइलोरस इज द रीजन ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट टू द ड्यूडेनम। अब जो पाइलोरस रीजन हमने देखा था डायग्राम में, तो वो ड्यूडेनम से स्टमक को कनेक्ट करता है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, पाइलोरिक एंट्रम विच कनेक्ट टू द बॉडी ऑफ द स्टमक एंड पाइलोरिक कैनाल विच लीड्स इन टू द ड्यूडेनम। अब इसमें भी जो पाइलोरिक पार्ट है, पाइलोरस पार्ट है, इसमें 2 पार्ट हैं। एक पाइलोरिक एंट्रम है जो कि स्टमक से कनेक्टेड है, और पाइलोरिक कैनाल जो कि ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। द पाइलोरिक स्पिंचर सेपरेट द स्टमक कॉल्ड लेसर कर्वेचर एंड कॉन्वेक्स लेटरल बॉर्डर इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर। जो पाइलोरिक स्पिंचर है ये स्टमक को सेपरेट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर नाम से दिया हुआ है। ये भी डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब ये स्टमक है, ये देखिए जो राइट साइड वाला जो बॉर्डर है या जो कर्व है उसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर, और जो लेफ्ट साइड में जो कर्व है रेड कलर से जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ये ज़्यादा बड़ा कर्व है, वो छोटा कर्व है, इसीलिए लेसर और ग्रेटर कर्वेचर। अब देखें डायग्राम में फिर से एक बार, ऊपर इसोफेगस आया है, ये स्पिंचर्स आपको और अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ होती है।
ये फूड एंट्री यहाँ पर देखो ये रेगुलेट करने का काम करेगी। बंद है, जब अपन कुछ खाएंगे तो ये ओपन होगा, खुलेगा, क्योंकि ये जरूरी इसलिए भी बैक फ्लो रोकने के लिए। जैसे अगर मान लो अपने स्टमक में आपने कुछ खाया पिया, वो स्टमक में है, आप लेटेंगे, सिर वो जैसे शीर्षासन किया आपने, तो ऐसे तो स्टमक से सब कंटेंट अपने मुंह में आ जाना चाहिए ना फ्लो के। तो स्पिंचर्स क्या करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं, बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। स्टमक है और फिर नीचे देखेंगे पायलोरिक स्पिंचर से नीचे। अब हम यहाँ पे एक गैस्ट्रिक ग्लैंड देखेंगे। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन फिर से दिख रहे हैं, ऊपर माउथ, टीथ, टंग है, फिर फेरिंग्स है, एपिग्लोटिस है, अपर ईसोफेजियल स्पिंचर्स हैं, फिर ईसोफेगस है, फिर नीचे देखिए लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर्स, फिर इसके पार्ट हैं स्टमक के। और मेनली जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो स्टमक है, स्टमक में अंदर इनर वॉल, अंदर साइड में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस HCl का सिक्रेशन करती है। कभी कभी जैसे आप कभी मैंने आपको एक बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बताया था। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, जिसको हम जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप कभी 5 बजे सुबह, वैसे आपका टाइम उठने का सुबह 8 बजे का, आप एक दिन 5 बजे सुबह उठेंगे तो आपको थोड़ा सा हेडेक होगा, सिर में दर्द रहेगा, थोड़ा सा थकान रहेगी दिन भर। आप 3-4 दिन लगातार 5 बजे उठिए अलार्म लगा लगा के, 4-5 दिन आप उठेंगे, फिर एक क्या होगा कि 6-7 दिन में आपकी आँख अपने आप 5 बजे खुलने लग जाएगी। बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे बॉडी को अपने हिसाब से रीसेट करने का काम करती है। ठीक वैसे ही हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पर भी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्ट करती है। आप जैसे लंच करने का आपका टाइम है कि भाई 12 से 1 के बीच में मुझे लंच करना है, तो आपको 12 बजे के आसपास भूख लगने लग जाएगी अपने आप। किसी का 3 से 4 लंच करने का टाइम है तो उसको 3 से 4 के बीच में भूख लगेगी, क्योंकि उसको वही रूटीन बना हुआ है। तो एक्चुअली मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो भी हमारा एक फूड पैटर्न होता है या जो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है, उस हिसाब से हमारे ऑर्गन भी काम करते हैं। अब ये स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ये भी HCl है जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रीशन करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, बनाते भी हैं और सिक्रीशन भी करते हैं, सिक्रेट करते हैं स्टमक में। तो जो भी आपका खाने का टाइम है, भले आप खाना खाएं या ना खाएं, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं गैस्ट्रिक जूस का और HCl का सिक्रेशन कर देंगे, सिक्रेट कर देंगे स्टमक में। फिर अगर आपने खाना नहीं खाया तो एसिड है, ये एसिडिटी कॉज करेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर आप ये इनो वगैरह कुछ खा लेते हैं तो वो उसको नॉर्मल कर देता है। तो एनाटमी में आधा हमने समझ लिया है, अभी भी आधा बचा हुआ है। एक ही क्लास में करते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम एनाटमी पूरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। थैंक यू।